नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सीबीएसई चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी इस टर्म को समझा देता हूँ क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो इंडस्ट्री है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दरअसल हम सभी लोग अपने आसपास में बहुत सारे सामान को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आसपास में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो बनी होंगी। आपके हाथ में चाहे वो पेन हो, सामने रखा हुआ कॉपी हो, वो टेबल हो, ऊपर में लगा हुआ फैन हो, एसी हो, फ्रीज हो, कुछ भी हो, मतलब छोटा सा का सुई से लेकर के एक बड़े हवाई जहाज तक कहीं ना कहीं तो बने होंगे। तो ये बने होंगे कहाँ? ये बने होंगे किसी न किसी इंडस्ट्री में। चाहे शुगर हो, चाहे कोई यूटेंसिल्स हो, या फिर टी हो, दिया हो, कुछ भी हो, ये सारे कहीं ना कहीं बने होंगे। और ये बने होंगे जिस जगह पे, उस जगह को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दी इंडस्ट्रीज़? इंडस्ट्रीज़ के बारे में किसी तरह का कोई आइडियाज़ आप लोगों को अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट अपने साथियों के साथ इनको शेयर करें। और इससे पहले भी मैंने ज्योग्राफी के ऊपर लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक मैंने लिया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इनको समझते हैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में। क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है। अगर ये रॉ मटेरियल है तो इस रॉ मटेरियल में जब हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है, इसमें जब हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे तो वैल्यू एडिशन करने से क्या होगा? वैल्यू एडिशन करने से ये हमारा एक दूसरा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अगर कहीं से हमने आयरन ओर को लिया, ठीक है, आयरन ओर से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट करके इस आयरन से हमने किसी साइकिल को बनाया, एक साइकिल को बनाया। तो यहाँ पे ये जो हमारा रॉ मटेरियल था आयरन, तो इस रॉ मटेरियल से हमने क्या किया? एक साइकिल को बनाया। यानी कि यहाँ पे वैल्यू का एडिशन हुआ, एक ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन के आया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ में जब हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से इनको प्रोसेस करके ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट इनसे बनाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? लकड़ी से बना होता है पेपर, क्या आप सभी लोगों को मालूम था? शुगर बना होता है शुगर केन से, उसी प्रकार से आयरन एंड स्टील जो होते हैं वो बने होते हैं आयरन ओर से। पिछले वाले चैप्टर में हमने इनके ऊपर डिस्कशन किया था। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम जो है वो हम लोग बॉक्साइट ओर से ऑब्टेन करते हैं। तो डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? कुछ कपड़े होते हैं ऐसे जो कि यार्न के बने होते हैं और वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, हम सभी लोग जो भी कपड़े पहनते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ में ही बने होते हैं। तो people employed in secondary activities manufacture the primary material into finished goods। ये जो लोग हैं, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं? वो प्राइमरी मटेरियल को
फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि ये जो प्राइमरी मटेरियल है जिसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आता है या फिर बाकी दूसरे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो भी आते हैं हमारे प्राइमरी मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स वगैरह सब हो गए, ओर्स वगैरह सब हो गए, तो इनको क्या करते हैं, इनको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके इनका हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। तो जो पीपल एम्प्लॉयड हैं इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो मैन्युफैक्चर करते हैं इन प्राइमरी मटेरियल्स को इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवेरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरीज। ये सभी लोग इसी कैटेगरीज में आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो आयरन ओर था, ठीक है, आयरन ओर जो था इनको माइनिंग करके, इनका मतलब इनको माइनिंग करके हम लोग इंडस्ट्री में लेके आए, वहाँ पे आयरन ओर से आयरन को तैयार किया गया। तो यहाँ तो कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे ना, यहाँ जो लोग इन्वॉल्व होंगे यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, तो इनको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर वगैरह सब जो हो जाता है तो इनको भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। उसी प्रकार से ये आयरन से हम लोग बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे कार को बनाया जा सकता है, तो कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई आयरन से, स्टील से। तो ये कार बना कहाँ, ये कार बना हमारा इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। कार को हम लोग यानी कि ये जो इंडस्ट्री है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होगा उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। इसके बाद ये कार बन गया, मास प्रोडक्शन हुआ कार का, बहुत सारे कार बन गए। अब इनको मार्केट में भी पहुंचाना है। तो मार्केट में पहुंचाने के लिए अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मार्केट में इन कार को पहुंचाने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। फिर मार्केट में जब ये कार पहुंचेगा तो इनको वहाँ से सेल किया जाएगा, तो और भी लोगों की आवश्यकता होगी। फिर तो मतलब यहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा उनको हम लोग टेरिशियरी सेक्टर में रखते हैं, टेरिशियरी सेक्टर में इनको हम लोग रखते हैं। यानी कि ये जो मार्केटिंग वगैरह सब हुआ तो ये हमारा सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है, तो सर्विस प्रोवाइड होता है टेरिशियरी सेक्टर में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल दिस सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करने में लगे होते हैं, तो मतलब वो टेरिशियरी सेक्टर में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। आई होप प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशियरी सेक्टर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इस बारे में आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ के ऊपर आते हैं, वो ये है कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंट्री का, उसको हम लोग मेज़र करते हैं बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर कितना डेवलप्ड है, इस आधार पे उस देश की इकोनॉमी तय होती है। जैसे कि जब हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी, हाँ वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब इनका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इनके कैलकुलेशन में हम लोग उन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होते हैं और उनके जो फाइनल जो भी प्राइस होंगे, तो उस प्राइस को जो है वो इंक्लूड किया जाता है जीडीपी वाले वैल्यू में। तो ये हमारा इकोनॉमिक का टॉपिक होता है, तो इकोनॉमिक्स वाले जो चैप्टर होंगे वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जीडीपी के बारे में समझेंगे। तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी समझेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इनका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट।
इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर मेनली बिकॉज ऑफ ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी से हो पाता है। तो इसलिए इनको इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो इनको बैकबोन कहा जाता है और दूसरी तरफ इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका खास योगदान होता है। तो वो कैसे होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में ही हेल्प नहीं करता है, ये फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ये रिड्यूस करता है the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। क्या करता है, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा तो इंडस्ट्रीज के होने के वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज के होने के वजह से ये जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ये हमारा मॉडर्नाइज होगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा ये चीज़ कि एग्रीकल्चर के ऊपर जिन लोगों का डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर से हट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर और टेरशरी सेक्टर के ऊपर चले जाएगा। यानी कि ये जो डिपेंडेंसी है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर लोगों की, वो रिड्यूस होगा और इनके रिड्यूस होने से लोगों का अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। दूसरा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये एक तरह से प्री कंडीशन है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगारी को दूर करनी है, पॉवर्टी को दूर करने हैं किसी भी कंट्री से, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, ये एक प्री कंडीशन की तरह काम करता है। ये मेन फिलोसफी है बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। हमारे भारत में बहुत सारे PSUs हैं, PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर कंपनी भी हैं, तो जिनको कि हम लोग JVs कहते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या था कि लोगों को डाइवर्ट करना, कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ और टर्शियरी सेक्टर की तरफ। फिर जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी फिर हमारा ओपन हुआ, तो इनके ओपन होने की वजह से लोगों को और ज़्यादा जॉब मिलने लगे सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों का डिपेंडेंसी जो था प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, वो हमारा रिड्यूस होने लगा। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas। इनके ऊपर मतलब ये जो एम्बिशन था, हमारा एम्बिशन था कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको भी ख़त्म करना हमारा एक एम्बिशन था। तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ट्राइबल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज़ में भी इस्टेब्लिश करे गए हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो क्या होता है कि जब किसी भी इंडस्ट्रीज में सामान को बनाया जाएगा, गुड्स को बनाया जाएगा, तो इनका ट्रेड होगा, इनका व्यापार होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। और ट्रेड एंड कॉमर्स जब होगा तो हम लोग कुछ सामान को एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ सामान हमारा इंपोर्ट होगा। तो ये जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, आई होप एक्सपोर्ट वाला टर्म आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो फिर से मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये एक कोई कंट्री A है और ये वाला कोई कंट्री B है, तो A कंट्री से B कंट्री में अगर किसी सामान को बेचा जाता है, ठीक है, अगर किसी सामान को एक कंट्री से B कंट्री में बेचा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, एक कंट्री के लिए ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा, और B कंट्री के लिए वो जो सामान आया B कंट्री के लिए वो हमारा इंपोर्ट कहलाएगा। तो उन्होंने इंपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्म हम पहले भी हम लोग इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो जब एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, ये जो कंट्री नंबर B है, ये B कंट्री बदले में हमें पैसे देंगे। तो पैसे यानी कि ये जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी जो है वो हमें देंगे। तो
इससे हमें डॉलर्स मिलेंगे और जब डॉलर्स मिलेंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा। अभी के समय में इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है या फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो मोर देन 600 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। इसमें क्या है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। अब देखो, जो कंट्री ट्रांसफॉर्म करता है अपने रॉ मटेरियल्स को किस चीज़ में, इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फिनिश्ड गुड्स में जो कंट्री अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो उनके वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हायर वैल्यूज़ के वो प्रोडक्ट बनते हैं। और जब हायर वैल्यूज़ के प्रोडक्ट बनेंगे तो इससे वो अर्न भी ज़्यादा करेगा, और जब अर्न ज़्यादा करेगा तो वो प्रॉस्पेरस हो जाएगा। तो जो भी कंट्री रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाता है और वो फिनिश्ड गुड्स हायर वैल्यू यानी कि हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स हैं को बनाता है, तो वो कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री है। तो ऐसे कंट्रीज़ में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, फिर उसी प्रकार से अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया। ये सारे कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण है कि ये लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हाई वैल्यू गुड्स में उनको कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से चाइना भी, पहले ये भी गरीब हुआ करता था, लेकिन चाइना भी क्या करने लगा, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स में, वो सिर्फ हाई नहीं लो वैल्यू फिनिश्ड गुड्स भी बनाता है, दोनों बनाता है, दोनों जगह से वो प्रोस्पेरस हो रहा है। इसलिए उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है आज के समय में। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या फिर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बैकबोन है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हमारे डेवलपमेंट का, कंट्री के डेवलपमेंट का। तो दैट इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री में होना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके होने से कोई भी कंट्री डेवलप हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, दे मूव हैंड इन हैंड। जैसे कि ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में हैव गिवन मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं अपने भारत में, इनके वजह से एग्रो इंडस्ट्रीज़ को एक बूस्ट मिला है ना। मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिला है एग्रो इंडस्ट्रीज़ के होने के वजह से। अब एग्रो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए। एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है? एग्रो इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जैसे कि मान लेते हैं ये जो शुगर बनाने वाली जो चीनी मिल होता है, शुगर मिल जो है, तो इसमें हमें चाहिए शुगर केन। ठीक है, शुगर कैन का चाहिए। तो शुगर कैन क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो शुगर कैन से हम लोग शुगर को तैयार करते हैं, तो ये शुगर मिल क्या हो गया? एग्रो इंडस्ट्री हो गया। तो अब शुगर मिल जहाँ इस्टेब्लिश होगा तो वहाँ शुगर कैन की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या किया? एग्रीकल्चर को भी बूस्ट किया, क्योंकि इन्होंने डिमांड को इंक्रीज़ किया, और डिमांड को इंक्रीज़ करने के वजह से है ना एग्रीकल्चर जो हैं वो भी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उनके डिमांड ज़्यादा होने लगे, और मतलब ये जो रॉ मटेरियल हैं इनके डिमांड अधिक होने लगे, और इनके डिमांड अगर अधिक होंगे तो प्रोडक्शन भी अधिक करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके। दे develop on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastics and PVC pipes, machines and tools etc. for the farmers। अब देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर इम्प्रूव होता है तो यहाँ बहुत सारे डिमांड हैं। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए हमें चाहिए इरिगेशन, इरिगेशन के लिए हमें इरिगेशन पंप चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, पीवीसी पाइप चाहिए। तो अब ये सब आएगा कहाँ से? ये सब
इंडस्ट्री में ही बनेंगे। और अगर इंडस्ट्री में बनेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम लोग इम्प्रूव करें तो इनके इम्प्रूव करने से, यहाँ प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने से जो आसपास मतलब इनसे रिलेटेड जो सेक्टर है वहाँ डिमांड बढ़ेगा। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रो इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ मतलब उनको भी राइज करने का मौका मिलेगा, वो भी डेवलप करेगा, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली assisted agriculture in increasing their production but also made the production processes very efficient। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है और कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, इन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को असिस्ट ही नहीं किया है इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी एफिशिएंट बना दिया है। प्रेजेंट डे में अगर हम लोग बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट। हमारे इंडस्ट्री को ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। अब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए ये सिर्फ मतलब काफ़ी नहीं है ना। हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट से हमें कंपटीशन करना पड़ेगा। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी। हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो भी क्वालिटी में बहुत अच्छे होने चाहिए विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी गुड्स हैं उन गुड्स के कंपैरिजन में हमारे गुड्स के जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो फिर लोग इनका डिमांड ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारे सामान कौन लेंगे, नहीं ले पाएंगे कोई। तो अगर सामान नहीं लेगा तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फिर लोगों के इनकम नहीं इंक्रीज़ हो पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से कुछ खास वैसा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं दैट प्रोडक्ट शुड बी एट पार इन क्वालिटी। ये उस क्वालिटी का होना चाहिए जिस क्वालिटी का इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उस स्टैंडर्ड के अनुसार वो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि वी विल बी एबल टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है वहाँ हम लोग तभी जा कर के कॉम्पीट कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई ये कंपटीशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होंगी। इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच स्टिक्स, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जब अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं तो इनको हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग आधार पे जा कर के क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, किस तरह का रॉ मटेरियल वो यूज़ करता है उसके आधार के ऊपर हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका रोल क्या है उसके आधार के ऊपर, जैसे उसके आधार के ऊपर हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ऐसे गुड्स को जो डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन, फैंस, है ना। दिस आर द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ वाई ये कंज्यूमर इंडस्ट्री हो सकता है। दूसरा, बेसिक और की इंडस्ट्रीज़, तो ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ये जो सामान होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि अदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कुछ रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ कुछ बेसिक सामान बनाते हैं जो दूसरे इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे देखो आयरन एंड स्टील हो गया, फिर कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, ये सब की इंडस्ट्री है, वो बेसिक इंडस्ट्री है जो सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है, तो ये उनके रोल के आधार के ऊपर हो गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार के ऊपर अगर इंडस्ट्रीज़ को देखें तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक लिमिट होता है। मतलब समय समय के अनुसार ये अलग अलग लिमिट हो सकता है, जैसे 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया, समय के साथ ये बदलते रहता है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। हालांकि ये वाला फिगर भी हमारा बदल दिया गया है, 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। उसी प्रकार से ऑनरशिप के आधार के ऊपर इंडस्ट्री हमारा पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव की अगर बात करें तो दिस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। तो इन सभी लोगों के द्वारा ये ऑन किए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं एक जगह और प्रॉफिट को शेयर करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, सब ये लोग शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में हो गया, कॉयर इंडस्ट्री केरला में। तो ऐसे कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होते हैं। Joint sector industries are jointly run by the state and individuals or a group of individuals। यह किसी स्टेट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा सकता है या भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जा सकता है, और कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेंट के रूप में होते हैं। तो इनको जेवीज कहते हैं, यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज या जॉइंट वेंचर्स भी कहते हैं। इट इज़ जॉइंटली ऑन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के द्वारा ऑन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जैसे रिलायंस की हो गई इंडस्ट्री, है ना, टाटा हो गया, टाटा का ये टिस्को हो गया, बजाज ऑटो हो गया, है ना, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ये ऑन किया जाता है। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इट इज़ ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो प्राइवेट ये हमारा पब्लिक सेक्टर हो गया। एंड उसी प्रकार से बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स को हम लोग हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील हो गया, और उसी प्रकार से लाइट इंडस्ट्रीज में ये जो है ना, दैट यूजेज द लाइट रॉ मटेरियल्स, हल्के वाले सामान जो यूज़ करते हैं, एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, आप लोग इनको कर सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आप लोग इनको करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन, जूट, सिल्क, वोलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ये सब जो इंडस्ट्रीज होंगे, इनमें जो रॉ मटेरियल की ज़रूरतें होंगी वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। दैट इज़ वाई इन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कह दिए। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ऐसा इसलिए क्योंकि इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका खास कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में, इन सब जगह पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का खास कंट्रीब्यूशन है। ये एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है इस कंट्री में विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चैन। वैल्यू चैन में भी कंप्लीट है, यानी कि वैल्यू चैन में कंप्लीट होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो रॉ मटेरियल से ले करके, यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर भी हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये हम लोग अपने देश में ही इनको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर इस रॉ मटेरियल को हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री में यूज़ करके इससे हम लोग हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमारा बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि यही तो हमारा वो प्रोडक्ट है जो हमें प्रॉफिट देगा। ठीक है, जो इंडस्ट्री में बना। तो ये रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक हम लोग अपने यहाँ ही बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग कहेंगे कि एक कंप्लीट वैल्यू चैन है हमारे पास, सेल्फ रिलायंट है हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सिमिलरली कॉटन इंडस्ट्री भी हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाता है। पुराने समय में क्या था कि कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से पुराने समय में, प्राचीन काल में भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री
है ना, ये टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया करती थी, कपड़ों को बनाया करती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या आया? पावर लूम। ठीक है, पावर लूम यानी कि ये बिजली से, या फिर ऐसे बोलेंगे कि डीजल या डीजल वगैरह सबसे चलने वाला, है ना, जिनको मशीन के थ्रू हम लोग रन करते हैं, दैट इज पावर लूम। तो पावर लूम केम इनटू यूज एंड आवर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था वो काफ़ी सफल हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 18वीं शताब्दी में जो हैं वो अंग्रेज लोग यहाँ पर बहुत सारे थे। तो अंग्रेज लोगों ने हमारे देश को कोलोनाइज करके रखा था, और तो वही लोग ये पावर लूम को लेकर के आए, जिस वजह से हमारा हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्रीज जो था वो ख़त्म होने को आ गया, यानी कि वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी सफ़र किया, suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England। इंग्लैंड से जो मिल मेड क्लोथ आता था उससे हम लोग compete नहीं कर पाते थे, और जब compete नहीं करेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज तो सफ़र होगा ही। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of। अब देखो पहले क्या था कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो मेनली कंसंट्रेटेड था उन एरियाज में जहाँ जहाँ कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल था एंड दे वेर क्लोज टू मार्केट, है ना, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो पाता था इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, तो सारा फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे मिल रहा था, और इस वजह से उन एरियाज़ में जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री कह सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश करा था। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सिविंग। तो इन सभी प्रोसेसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो इन सभी लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो जाता है। और ये इंडस्ट्री जो है ना, बाय क्रिएटिंग डिमांड्स सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी ये सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, डाई हो गया, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। तो बाकी जो साइड से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये पैकेजिंग के लिए हमें मटेरियल चाहिए, केमिकल्स चाहिए, डाई चाहिए, तो इस तरह से ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, jari embroidery, etc. India हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। स्पिनिंग के मामले में भारत में जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, लेकिन वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। वीविंग में जो है वो काफ़ी लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक हम लोग बनाते हैं, और इस वजह से इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ दी हाई क्वालिटी यार्न। तो इसलिए हमारे पास जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ यार्न जो है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं इस कंट्री में। तो इसीलिए वीविंग जो है ना, इट इज़ डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन द मिल्स। वीविंग को हम लोग हैंडलूम में और पावर लूम दोनों के द्वारा करते हैं, पावर लूम और मिल्स में हम लोग करते हैं इनको। तो हैंड स्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसलिए महात्मा गांधी का जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कि वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूम एज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं, एक दो लाइन में जवाब जरूर दें। इसके बाद क्या है, जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद जो है हम लोग दूसरे स्थान पर आते हैं इनके, ये जो जूट गुड्स हैं इनको एक्सपोर्ट करने के मामले में। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकलाइज्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मोस्ट ऑफ द मिल्स जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। और जूट टेक्सटाइल जो है, यानी कि ये जो जूट इंडस्ट्री है इन रीजन्स पे
हुगली वाले रीजन्स में, हुगली रिवर्स जो है उनके आसपास वाले रीजन्स में बहुत सारे अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ गुड्स बनते हैं, जूट गुड्स जो मिलते हैं बनते हैं, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। तो ये हमारा जूट इंडस्ट्री हो गया। अगर हम लोग कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल या वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो ये हमारे डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर हमें ये इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है। अपना ये बिहार हो गया, बिहार एकदम पूरा का पूरा खाली है। इनके पीछे कई रीजन्स हैं। तो आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये क्या कारण है कि बिहार में हमें किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्री देखने को नहीं मिल रहा है। वाई इज़ देयर नो इंडस्ट्री, नो कॉटन इंडस्ट्री, नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो तो क्या कारण है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो व्हाट इज़ द रीज़न, आप लोग बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इधर, जैसे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन हुगली बेसिन आर। अब देखो हुगली बेसिन्स के आसपास में हमें जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। इनके पीछे का कारण क्या है? इनके पीछे का कारण है प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास में लोकेटेड है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। हम लोग जानते हैं कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे चिपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इनके आसपास में ये लोकेटेड है, पास में हुगली पोर्ट भी है। और तीसरा फैक्टर ये बोल सकते हैं कि इट इज़ सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल। मिल्स तक रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने में ये अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिस वजह से ये काफ़ी आसान हो जाता है। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। ये जो रॉ जूट होते हैं ना, इनको प्रोसेस करने में भी बहुत सारे अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है। अगर लेबर्स चाहिए तो चीप लेबर की ज़रूरत होती है। और ये वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग स्टेट जैसे बिहार हो गया, तो ऐसे सब रीजन से यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश से भी लेबर प्रोवाइड हो जाते हैं। उसी प्रकार से कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये पोर्ट जो हैं, हुगली पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया, ये उन्हें एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन हो गया जो कि प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। फिर उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन हुआ, यानी कि इनके जो जूट के गुड्स बनाए गए वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और इसके बाद इनको मार्केट में पहुंचाने के लिए सर्विस सेक्टर भी हो गया, सर्विस सेक्टर भी हो गया। बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना सर्विस सेक्टर में आ जाता है। तो तीनों चीज़ हमें एक जगह पे यहाँ देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास शुगर इंडस्ट्री आता है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, और वो रॉ मटेरियल क्या होगा? शुगर केन होगा, शुगर केन होगा, गन्ना। तो इंडिया स्टैंड्स सेकेंड इन वर्ल्ड producer of sugar but occupies the first place in the प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांदसरी। ये गुड़ और खांदसरी के प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, जबकि शुगर के प्रोडक्शन में हम लोग सेकेंड प्लेस पे आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं। यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में, दैट इज़ बल्कि इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। तो एक तो इंडस्ट्री जो है, यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है इस इंडस्ट्री में, दैट इज़ बल्कि, और जब इनको हॉलेज में डालते हैं तो इनका जो सुक्रोज कंटेंट है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। द मिल्स आर लोकलाइज्ड इन, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। इन सभी रीजन्स में हमें बहुत सारे अमाउंट में शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलता है। दिस इंडस्ट्री इज़ seasonal in nature, so it is ideally situated suited to the cooperative sector। चूँकि ये इंडस्ट्री जो है शुगर इंडस्ट्री, ये सीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये शुगर कैन के ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए ये सीजनल नेचर का है। तो दैट इज़ वाई ये ज़्यादा सुटेबल उन लोगों के लिए हैं जो जो मतलब
कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो है उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल इंडस्ट्री है। तो क्या आप लोग इनके पीछे का कारण बता सकते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा सूटेबल क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? आप लोग इनको कमेंट करके बताएं। रिसेंट ईयर्स में देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि ये जो मिल्स हैं ये लोग शिफ्ट हो रहा है और कंसंट्रेट हो रहा है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में, खास करके महाराष्ट्र वाले रीजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज द कैन प्रोड्यूस्ड हियर हैज़ हायर सुक्रोज कंटेंट। उन रीजन्स में जो शुगर कैन का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट होता है, कूलर क्लाइमेट होता है, जिस वजह से इट इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन एंड मोर ओवर कोऑपरेटिव्स इन जगह पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन स्टेट्स में। दैट इज़ वाई वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही हैं सदर्न स्टेट्स में और साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में ये शिफ्ट हो रही है शुगर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स को यूज़ करती हैं और यहाँ पे मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करती हैं, यानी कि मिनरल्स एंड मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती हैं, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? कमेंट करें और बताएं, क्योंकि यही एक जरिया है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहला हमारा आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the basic industry since all the other industries जैसे heavy industry, medium and light industry depend on it for machinery। machinery के लिए इसी इंडस्ट्री के ऊपर बाकी सारे इंडस्ट्रीज का डिपेंडेंसी होती है। Steel is needed for manufacture of variety of engineering goods, construction materials, defense, medical, telephonic, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बहुत सारे गुड्स हैं, इन सभी को बनाने के लिए हमें इसी इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। दैट इज़ वाई हम लोग इस इंडस्ट्री को क्या कह सकते हैं कि वो बेसिक इंडस्ट्री है, वो बैकबोन है बाकी अदर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ जो गुड्स बनते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग बाकी दूसरे अदर गुड्स को बनाते हैं। Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development। ये जो प्रोडक्शन हुआ और जो कंजम्पशन हुआ स्टील का, इनको प्रायः हम लोग इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं। किस तरह के इंडेक्स के रूप में? कंट्री के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं। यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट में ये कैसे, मतलब कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्शन किया आयरन एंड स्टील को, इसका कंजम्पशन कितना हुआ, इनका कंजम्पशन ही तो बताएगा कि बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज कितना डेवलप हुए, कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स कितने बने, मशीनरी पार्ट्स कितने बने, इन्हीं के कंजम्पशन से तो बनेगा। दैट इज वाई इनको हम लोग इंडेक्स के रूप में यूज करते हैं। और आयरन एंड स्टील हैव अ हैवी इंडस्ट्री। तो इट इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चूँकि यहाँ जो मटेरियल्स बनते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो या फिर फिनिश्ड गुड्स हो, वो सारे हैवी मटेरियल्स होते हैं, बल्की होते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है। आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। 4:2 और 1 के रेशियो में ये तीनों सब्सटेंस की हमें ज़रूरत होती है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्डन करने के लिए मैंगनीज की भी ज़रूरत होती है। वेयर शुड द प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? तो आप लोग सोच करके देखो कि ये प्लांट कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए। तो ये प्लांट ऐसे जगह पे लोकेटेड होना चाहिए जो, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो क्या है, वो भी बल्कि हैं, और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी बल्कि हैं। तो समवेयर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसे रीजन में लोकेटेड होना चाहिए जो विच इज़ नियर टू दी मार्केट, है ना, मार्केट के आसपास भी हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे रीजन में भी ये हो सकता है जहाँ ये रॉ मटेरियल्स वगैरह सब हमें मिलते हैं। तो रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क।
एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फिनिश्ड गुड्स को भी चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो ज़्यादा सुटेबल उन रीजन्स के लिए है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके, एक चीज़। दूसरा, ये नियर टू पोर्ट भी होना चाहिए। तीसरा, ये नियर टू मार्केट, नियर टू रॉ मटेरियल्स भी होना चाहिए। यानी कि इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ऐसे इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है। तो जैसे कि इस मैप में हम लोग भारत के नक्शे के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन है, इन रीजन्स में हमें कई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो, फिर यहाँ हो जाता है हमारा बर्नपुर, फिर दुर्गापुर। इन सभी रीजन्स में हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलता है। फिर यहाँ भिलाई है, विशाखापट्टनम है। सदर्न स्टेट में आ जाए तो विजयनगर हो गया, भद्रावती हो गया, सलेम हो गया। यहाँ पर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन। इस रीजन का एक एडवांटेज है। क्या है एडवांटेज? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर एक तो लो कॉस्ट में अवेलेबल है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर भी मिल जाता है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल भी है इन होम मार्केट। तो ये सभी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी लोकलाइजेशन ऑफ, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। दूसरे नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारे भारत में। ये लाइट होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स। तो इसीलिए इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एल्यूमिनियम जो है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट होता है यानी कि हल्का होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोड नहीं होता है जल्दी। ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ये मेलिएबल होता है और जब इनको हम दूसरे मटेरियल के साथ इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से ये थोड़ा हार्ड मटेरियल बन जाता है। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेस। इनको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि सब्सटीट्यूट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इन सब के सब्सटीट्यूट के रूप में भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में हम लोग ये देख रहे हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो दिस प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में हमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम हम लोग जानते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर इज अ वेरी बल्की, काफ़ी बल्की मटेरियल होता है। डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होते हैं बॉक्साइट। तो अगर हम लोग ये ऊपर वाला फ्लो चार्ट देखें, इधर में यहाँ फ्लो चार्ट हमारे नीचे दिया हुआ, जैसे ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट हमारा रॉ मटेरियल है। इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं आइदर थ्रू रेल और शिप। इससे बनाया जाता है एल्यूमिना। तो बॉक्साइट को क्रश किया जाता है एंड एल्यूमिनिया इसमें डिसॉल्व आउट हो जाता है। डिसॉल्व आउट जब हो जाता है तो इसमें ये जो बल्क हैं, बल्क और उनको शिप कर दिया जाता है टू द स्मेल्टर साइट। फिर कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, ये दूसरे नंबर पे आ गई। पिच फ्रॉम अ कॉलियरी, ठीक है, इसको फिर हम लोग दूसरे जगह लेके जाते हैं। फिर क्रायोलाइट जो है हमारा यहाँ पे मोल्टेन मेटल होता है जो एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो इस एल्यूमिनियम स्मेल्टर में इनको डाल करके यहाँ से एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग करी जाती है। बहुत सारे बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इन्होंने अमाउंट दिया हुआ 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये जो है प्रोसेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। इसी के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है एंड एन एज्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर
द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसी प्रकार से हमारा केमिकल इंडस्ट्री आ जाता है। केमिकल इंडस्ट्री हमारे भारत में जो होता है दैट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री। It comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector. दोनों सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड करता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिनको हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक्स में, एडहेसिव में, पेंट्स, डाइज, स्टव्स, इन सभी में इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा ऐश, है ना, इन सबको हम लोग बना सकते हैं। तो दिस इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। पूरे देश में ये अलग अलग जगह हमें ये केमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलता है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल में ये पेट्रोकेमिकल होते हैं विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज के आसपास में ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हम लगे होते हैं। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास में ये ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लोकेटेड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स लोकेटेड होते हैं। ये जो केमिकल इंडस्ट्री है इज इट्स द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। Basic chemical undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications, agriculture और directly for consumer market। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये अपने आप में ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बेसिक केमिकल्स को ये बनाते हैं, फिर इनको प्रोसेस करते हैं दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर उससे तीसरे प्रोडक्ट को बनाते हैं। एंड दिस इज हाउ केमिकल इंडस्ट्री जो है ये अपने आप में ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है। फिर इसके बाद आ जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इट इज सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी जिनको कहते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। और जो थर्ड है हमारा पोटास, इट इज एंटायरली इम्पोर्टेड इन द कंट्री as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compound in any form। हम लोग ना पोटास को मेनली इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो यूजेबल पोटास हैं, कॉमर्शियली यूजेबल पोटास हैं, इनकी कोई रिजर्व्स नहीं है, और रिजर्व्स नहीं होने के वजह से हम लोग इनको टोटली इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तब से ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करी है, और सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में हमें ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखने को मिलता है, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। और कुछ दूसरे सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर भी हैं, अपना बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, मतलब एंटायर कंट्री में लगभग हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखने को मिलता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आ जाता है सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स, इसमें बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम की ज़रूरत होती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है हैज़ स्ट्रैटेजिकली लोकलाइज्ड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। और जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है दैट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, सीमेंट इंडस्ट्री हमारा एक्सपेंड हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में। फिर आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ, ये वही इंडस्ट्री है जहाँ गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सारे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं। आफ्टर लिबरलाइजेशन 1990 में 91 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, तो उसके बाद द कमिंग ऑफ अ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स
simulated the demand for vehicles in the market, which led to the heavy growth in the industry including passenger cars, 2 and 3 व्हीलर्स। क्या है कि एलपीजी रिफॉर्म जब 1991 के बाद आया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया हमारे यानी कि कंट्री में। कार्स के डिमांड बढ़ने लगे, अलग अलग तरह के व्हीकल्स के डिमांड बढ़ने लगे, तो बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो हैं उन्होंने भारत में आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना शुरू किया और इस तरह से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अपने भारत में डेवलप हुआ और ये लार्ज अमाउंट में बहुत सारे व्हीकल्स को आज भी प्रोड्यूस कर रही हैं और धीरे धीरे ये एक्सपेंड ही हो रही है। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु वाले रीजन में इनके प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक इंडस्ट्री हमारा आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। टेलीफोन्स हो गए, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India. हम लोग अपने भारत में बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन के मामले में ये इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रखा है, वो हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। मेजर इंडस्ट्री जो कंसंट्रेटेड हैं दैट इज इन बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। एंड मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जॉब्स क्रिएशन होता है एंड द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इस तरह से हम लोग वेरियस इंडस्ट्रीज़ को देख पा रहे हैं। अगर आगे हम लोग देखें तो अब इन्हीं से संबंधित अब हमारा आ जाता है इस चैप्टर में ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हम लोग देखें। इन इंडस्ट्रीज़ के वजह से ना पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट का भी डिग्रेडेशन होता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो चूंकि इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक। अब इन इंडस्ट्रीज के वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ इसको ओवरलुक तो नहीं कर सकते, अनदेखा तो नहीं कर सकते हैं। तो इनके यानी कि इनके वजह से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके वजह से 4 मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। एक हो जाता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर, तीसरा लैंड और चौथा नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। ये अनडिजायरेबल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके प्रोडक्शन के वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। एयर बॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स जैसे डस्ट हो गया, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल, स्मोक जो है वो केमिकल से एमिट होता है। एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज, जो इग्नोर कर देता है मेनली पॉल्यूशन नॉर्म्स को। Toxic gases leak can be very hazardous with long term effect। तो टॉक्सिक गैसेस जो हैं, टॉक्सिक गैसेस के रिलीज होने के वजह से जो है हमारे हेल्थ के ऊपर इनका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इनका एक एग्जांपल है, आप लोग अगर जानते होंगे भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में। ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था इनके ऊपर मैंने एक वीडियो किया हुआ है, हमारा एक चैनल है क्लास अगेन, तो उस चैनल में रिसेंटली ये भोपाल गैस ट्रेजिडी से रिलेटेड जो कचरा था, जो वेस्ट मटेरियल था, वो वेस्ट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के ऊपर मैंने एक वीडियो किया है, डिटेल में वीडियो किया है, क्या परेशानी हो सकती है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो किया है। इनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उनसे जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी भयानक इंसिडेंट्स था ये। और तो एयर बॉर्न डिजीज़ जो है वो हो सकता है ना। ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, और जो एटमॉस्फेयर है पूरे को हम लोग बोल सकते हैं, इन सब को ये इम्पैक्ट करता है एयर पोल्यूशन। फिर आ जाता है वाटर पोल्यूशन। अब देखो, ये वाटर पोल्यूशन जो है, इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। हम लोग बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं जो कि अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदी में बहा देते हैं। अब इससे क्या है ना कि नदी का पानी गंदा हो जाता है, ये नदी को पल्यूट कर देता है। तो इसलिए मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। मतलब ये सब इंडस्ट्री जो है वो मेनली जो है वाटर पोल्यूट करने में, इनको हम लोग कल्प्रिट मान सकते हैं, इनको हम लोग दोषी मान सकते हैं। और metals like lead, mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubbers etc. into water bodies, ये सब को जो है, ये सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सब मटेरियल्स को क्या बोलेंगे कि ये सारे इंडस्ट्रीज यानी कि जो हमारा पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सब जो अपने वेस्ट मटेरियल हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको वाटर में बहा देते हैं, और जिस वजह से ये पानी जो है गंदा हो जाता है और वाटर को पोल्यूट करता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। उसी प्रकार से थर्मल पॉल्यूशन है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स वन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर। जब गर्म पानी को फैक्ट्रीज से क्या करते हैं, थर्मल प्लांट से या किसी फैक्ट्री से हम लोग किसी नदी में या पॉन्ड में बहा देते हैं बिना इसको ठंडा किए, तो ये थर्मल पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। थर्मल पॉल्यूशन होगा तो ये इफेक्ट करेगा, यानी कि इनका इम्पैक्ट होगा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। तो क्या इम्पैक्ट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अगर बता दूं तो इम्पैक्ट में, जैसे जो भी एक्वेटिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा गर्म होने से ना उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ थ्राइव नहीं कर पाता है। दूसरा, गर्म होने से जो ऑर्गेनिजम्स उस पानी में हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो थ्राइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो वहाँ रह नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो डेड हो जाता है। तो पानी जो है एक तरह से ये डेजर्टेड हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट है। वेस्ट जो होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर एंड वीपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेस कैंसर्स, कैंसर तक हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, मिसकैरिएज हो सकता है। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, salt and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and groundwater also gets contaminated. तो जब बारिश होती है तो ये नीचे की तरफ परकोलेट करता है और वाटर टेबल तक ये जो पॉल्यूशन है वो पहुंच जाता है। तो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स द ह्यूमंस, इट इम्पैक्ट्स द प्लांट्स, द एनिमल्स एंड द एटमॉस्फेयर एज वेल। उसी प्रकार से नॉइज पॉल्यूशन, तो it not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment। ये जो सुनने की जो क्षमता है उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर among अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। अनवांटेड साउंड इज इरिटेंट, ये फालतू के जो साउंड होते हैं ना वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, factory equipments, generators, saws and pneumatics and electric drills also make a lot of noise। तो ये आवाज़ के वजह से, ये आवाज़ पॉल्यूशन मतलब नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूट्स 8 times the quantity of fresh water।
तो प्रत्येक लीटर ऑफ वेस्ट वाटर अगर डिस्चार्ज करते हैं तो ये पॉल्यूट करता है अपने से 8 गुना ज़्यादा फ्रेश वाटर को। तो हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर भी रिड्यूस्ड। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा है फ्रेश वाटर का, इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो कुछ सजेशन दिया गया है। इन सजेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक तो मिनिमाइजिंग यूज फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। 2 या 2 से अधिक सक्सेसिव स्टेजेस में हम लोग इनको क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मेड। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हैं, पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इनको। जो ये हॉट वाटर है उनकी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। एफ्लुएंट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन द 3 फेजेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें मैकेनिकल मीन्स के थ्रू। इसमें स्क्रीनिंग करी जाती है, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन करा जाता है। दूसरा सेडिमेंट्री ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। और तीसरा टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर करा जा सकता है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को अगर ओवर ड्रॉ करेंगे तो बाय इंडस्ट्री where there is 3 to ground water resources also needs to be regulated legally। अब देखो क्या है कि ये जो ग्राउंड वाटर है अगर इनको रेगुलेट नहीं किया जाए, जैसे कुछ जगह इंडस्ट्रीज वगैरह सब हैं वो ग्राउंड वाटर को ही यूटिलाइज करती हैं। अब ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन होने से वाटर टेबल डाउन होगा, और वाटर टेबल डाउन होगा तो फिर वाटर स्कार्सिटी होगी, फिर इससे एक दूसरी समस्या हो जाएंगी, है ना। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज। ये जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ से स्मोक निकल रहा है वहाँ स्मोक स्टैक्स को लगाया जा सकता है ताकि पार्टिकुलेट मैटर एयर में इंटर नहीं कर सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाया जा सकता है, फैब्रिक फिल्टर्स लगाया जा सकते हैं, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स लगाया जा सकता है, तो इससे भी रिड्यूस किया जा सकता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में कोयले के बदले हम लोग ऑयल और गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जनरेटर्स को साइलेंसर से फिट कर सकते हैं तो साउंड पोल्यूशन डिक्रीज होगा। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइंड। उनको रीडिज़ाइन करके हम लोग उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दें ताकि वो नॉइज़ कम कर सके। उसी प्रकार से नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में भी यूज्ड अवार्ड फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। तो कई तरीका है जिनको कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये पॉल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ये जो चैलेंज है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो एक तरफ और दूसरे तरफ एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, तब हम लोग कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पा रहा है। ये एनटीपीसी के ऊपर एक केस दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर प्लांट है ना, ये पावर प्रोवाइड्स करता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में ये यूज़ करती है कोल को। अपने इंडिया में जो एनटीपीसी है ना वो मेनली कोल को ही यूज़ करती है। अब कोल को यूज़ करने से इसमें स्मोक निकलेगा, स्मोक होगा, पार्टिकुलेट मैटर होगा, तो इससे जो है पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी को जब प्रोड्यूस करती है तो उसमें ये वाटर को यूज़ करती है, यानी कि स्टीम की मदद से ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फिर जब ये वाटर एक बार यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइज होने के बाद ये हॉट वाटर जो है इनको अगर किसी पॉन्ड या रिवर में छोड़ दिया जाए तो ये थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करेगा, थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से इनको हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से रेगुलेट करना चाहिए, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होना चाहिए, है ना। जो मतलब एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो और एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो, इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। वेस्ट जनरेशन जो है उनका
मैनेजमेंट होना चाहिए वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए इक्विपमेंट का बाय एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। उसी प्रकार से हम लोग कई तरह से इनका जो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करता है तो उनको हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो ये सब काम जो है इस ओर जो है ये एनटीपीसी थोड़ा ध्यान दी हुई है, यानी कि ये जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उस ओर भी ये काम कर रही है। बट कितना भी कुछ कर ले कुछ ना कुछ तो फ्लॉज रह ही जाता है, और इन्हीं फ्लॉज के वजह से जो है मतलब अब सिस्टम ही ऐसा है, क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ा बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब अगर बेटर मैनेजमेंट होगा तो हम सभी लोगों के लिए ये प्लेस जो है काफ़ी सुंदर प्लेस बन जाएगा, एक बेटर प्लेस बन पाएगा। और जब बेटर प्लेस बनेगा तो फिर हम लोग अच्छे से शांति से रह पाएंगे, डिजीज़ फ्री रह पाएंगे, हेल्थ के ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। तो दैट इज़ हाउ हम लोग जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करके शांति से रह सकते हैं, हेल्थ के ऊपर इनका इम्पैक्ट नहीं आ सकता है ना। तो साथियों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। तो जो कोई भी क्लास 10 में है उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने साथियों के साथ आप लोग इनको शेयर कर सकते हैं, जो भी क्लास 10 में है या फिर जो भी 9 में आप लोग उनसे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फ्री इनिशिएटिव जो है बिल्कुल फ्री है एंड इनका कोई भी चार्ज नहीं है। सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो मैथ्स हो, सारे पढ़ाए जाएंगे। सोशल साइंस को मैंने इसलिए सबसे पहले चुना था क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और लोगों का जो है ना ध्यान मेनली मैथ्स और साइंस पे होता है। तो मैथ्स और साइंस जो है मेनली लोगों का कवर तो होते जाता है, बट सोशल साइंस उनका पीछे रह जाता है। तो दैट इज़ वाई सोशल साइंस को ही मैंने पहले शुरू करना ज़्यादा बेटर समझा। और साइंस तो जब लोग बाद में पढ़े होंगे, जब स्टूडेंट्स बाद में पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग अगर समय परमिट नहीं किया तो हम लोग जल्दी जल्दी उस लेक्चर को भी हम लोग रिकॉर्ड करके उनको पढ़ लेंगे, उनको देख लेंगे। और किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। और तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो 7th चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।